हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 फिजिक्स के स्टूडेंट हैं और 2025 में एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपको पता होगा यदि आप लोग हमारे साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं तो हम लोग क्लास 12 फिजिक्स की पूरी किताब से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट अति लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं पूरी किताब में, वो सारे प्रश्नों को हम लोग कर रहे थे और अभी तक हम लोगों ने इसमें पार्ट नंबर आपका 7 तक कर लिया था। आज का वीडियो का पार्ट नंबर 8 होने वाला, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पार्ट नंबर 8 में जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं उसके बारे में आइए हम लोग बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो इसी प्रकार के और भी कंटेंट को प्राप्त करने के लिए। फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्लास 12 फिजिक्स की पूरी किताब में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट अति लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं उन सारे प्रश्नों को यहाँ पर करना शुरू करते हैं। और साथ ही में यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन के साथ में उसका उत्तर भी बताता हूँ, तो इसलिए हमारा चैनल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए आप लोग सपोर्ट दिखाना बिल्कुल मत भूला करिए। तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक करो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। और पार्ट नंबर 8 में जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो उनको देखना शुरू करते हैं। और इससे पहले के लेक्चर यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो उसे भी जरूर देखिएगा, ताकि आप लोग अपनी तैयारी अच्छे तरह से कर पाओ, अपनी क्लास 12 की फीस में 70 नंबर बिल्कुल आराम से पक्का कर पाओ। तो ये सारी चीज आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो इसमें आपका जो क्वेश्चन हो जाता है आपका हो जाता है क्या, तरंगार को परिभाषित कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका ये होता है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग इसलिए बोल सकते हो कि इसकी संभावना काफी ज्यादा है इस बार आपके बोर्ड परीक्षा में आने की। तो इसीलिए आपको ये चीज पता होना चाहिए कि तरंगार को हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे। तो उत्तर में क्या बताएंगे, आइए समझते हैं। कि माध्यम में समान कला की स्थिति में रहने वाले कणों को स्पर्श करने वाली काल्पनिक सतह को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग तरंगार्ग बोलते हैं। बहुत ही सिंपल सा इसका परिभाषा है कि किसी माध्यम में समान कला की स्थिति में रहने वाले कणों को जो स्पर्श करने वाली काल्पनिक सतह होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तरंगार्ग बोलते हैं। सिंपल सी परिभाषा, याद कर लो जल्दी से, 2 मिनट से ज्यादा आपको इसमें लगना नहीं चाहिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपको इसी प्रकार से नोट्स वगैरह चाहिए तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका चार्ज 499 रखा गया है, जिसमें आपको क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सेट के नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं। जिसको भी ज्वाइन करना होगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप मिल जाएगा, वहां से आप लोग कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हो। तो अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है, कला संबंध स्रोतों से आप क्या समझते हो। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कला संबंध स्रोतों से आप क्या समझते हो। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये आपका होता है और ये आपका हर साल बोर्ड परीक्षा में आता है, इस बार भी जरूर आएगा। ये चीज आप मान करके चलना। तो चलिए इसका उत्तर के बारे में समझ लेते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके उत्तर में आप लोग बताएंगे इस प्रकार से कि ऐसे स्रोत जिनके बीच कलांतर समय के साथ नियत रहता है कला संबंध स्रोत कहलाता है। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा मैंने आपके लिए लिखी है कि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो और आप लोग सिंपल तरीके से याद कर लो, अपना नंबर सिक्योर कर लो। क्या आपका क्वेश्चन था, कला संबंध स्रोत से आप क्या समझते हो। तो आप यही चीज में बताओगे कि ऐसे स्रोत जिनके बीच कलांतर समय के साथ नियत रहेगा उसको हम लोग कला संबंध स्रोत बोलेंगे। आगे आप लोग इसमें एक लाइन और बता सकते हो कि दो कला संबंध स्रोतों से स्थायी व्यतिकरण प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कला संबंध स्रोत वाला, तो इससे आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर से रिपीट करता हूँ, सभी लोग नोट कर लो और अच्छे से पढ़ भी लेना, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन आपका है कला संबंध स्रोत से आप क्या समझते हो। उत्तर मैंने आपको बताया, ऐसे स्रोत जिनके बीच कलांतर समय के साथ नियत रहेगा उसको हम लोग कला संबंध स्रोत बोलेंगे। और दो कला संबंध स्रोतों से स्थायी व्यतिकरण प्राप्त होता है, याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि उन घटनाओं का उल्लेख कीजिए जिनसे प्रकाश के तरंग की प्रकृति की पुष्टि होती है। क्या बताना है आपको, आपको यही बताना है कि उन घटनाओं का उल्लेख कीजिए जिनसे प्रकाश के तरंग की प्रकृति की पुष्टि होती है। तो उत्तर में आप बताएंगे व्यतिकरण तथा ध्रुवण। तो व्यतिकरण और ध्रुवण वह घटनाएं हैं जिनसे प्रकाश के तरंग की प्रकृति की पुष्टि होती है। तो इस प्रकार से आपको बताना है। वैसे तो मैंने इसमें ऐसे लिख दिया है, लेकिन जब आप लोग अपनी कॉपी में लिखना बोर्ड एग्जाम की तो वहां पर थोड़ा सा बढ़ा करके लिखना इस प्रकार से कि सबसे पहले लिखना कि मतलब कि उन घटनाओं का उल्लेख जिस प्रकार से आपको बताया गया है कि प्रकाश की तरंग की प्रकृति की पुष्टि निम्न घटनाओं के द्वारा होती है। इस प्रकार से सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाना। फिर उत्तर में आप लोग ये चीज लिखना है, मतलब कि उत्तर में यही चीज लिखना है आपको सबसे पहले कि प्रकाश के तरंग की प्रकृति की पुष्टि किन घटनाओं से होती है। तो आप लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या, प्रकाश के तरंग की प्रकृति की पुष्टि निम्न घटनाओं से होती है। उत्तर में आप लिखेंगे पहला व्यतिकरण, दूसरा आपका ध्रुवण। इस प्रकार से आप बता सकते हो। तो इस प्रकार से लिखोगे तो फिर आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे, एक भी नंबर आपका नहीं घटेगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि प्रकाश के ध्रुवण घटना से प्रकाश तरंगों की किस विशेष प्रकृति का
कह सकते हो आप लोग की पता मिलता है, प्रमाण मिलता है। क्या बताना है आपको? प्रमाण मिलता है। ठीक है, क्या बताना है आपको इसमें कि प्रकाश के ध्रुवण घटना से प्रकाश तरंगों की किस विशेष प्रकृति का प्रमाण मिलता है। तो आप लोग उसमें उत्तर में बताएंगे कि प्रकाश का ध्रुवण प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ, आप लोग बोल सकते हो, प्रवृत्ति की पुष्टि करता है। तो यही प्रमाण आपका मिलता है किससे? प्रकाश के ध्रुवण घटना से। याद कर लीजिए एक बार फिर से कि प्रकाश के ध्रुवण घटना से प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रवृत्ति की पुष्टि होती है। यानी कह सकते हो आप लोग की प्रकाश तरंगों की एक बोल सकते हो विशेष प्रवृत्ति का पता चलता है, वो क्या आपका होता है? प्रकाश के ध्रुवण घटना से। याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि प्रकाश में विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या है। तो यहाँ पर आप लोग उत्तर में बताएंगे कि प्रकाश में विवर्तन के लिए अवरोध का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। सिंपल सा इसका आंसर है कि क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि प्रकाश में विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या है। उत्तर में आप बताएंगे कि प्रकाश में विवर्तन के लिए अवरोध का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। इस प्रकार से आप लोग बता सकते हो, पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। और फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो वहां पर हम लोग आगे देखने शुरू करते हैं, और साथ ही में वीडियो को सभी लोग शेयर कर दो। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अब आपका इसमें अगला क्वेश्चन हो जाता है कि कांच के उत्तल लेंस को कांच से अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव्य में जब हम डुबोते हैं तो उसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका ये होता है कि जब हम लोग कांच के उत्तल लेंस को कांच से अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव्य में डुबोएंगे तो उसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये चीज आपको इसमें बतानी है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप लोग उत्तर बताएंगे कि कांच के उत्तल लेंस को जब हम लोग कांच से अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव्य में डुबोएंगे तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी तथा प्रकृति भी बदल जाएगी। यानी कि जो आपका उत्तल लेंस होगा वो आपका अवतल लेंस की भांति व्यवहार करने लगेगा। कब? जब आप लोग कांच के उत्तल लेंस को आप लोग कांच से अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव्य में डुबो दोगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप मत करना। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला हो जाएगा आपका इस प्रकार से, किसी लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र लिखिए तथा प्रतीकों के अर्थ बताइए। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है आपका? किसी लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र लिखना है, साथ ही में प्रतीकों के अर्थ भी आपको बताने हैं। तो आप यहाँ बताएंगे कि लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र होता है, क्या होता है? एक्स एक्स आपका इस प्रकार से होता है। ठीक है, एक्स एक्स बराबर एफ एफ आपका इस प्रकार से होता है। एक्स एक्स कॉमा और बराबर आपका हो जाएगा एफ एफ कॉमा, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो ये आपका सूत्र होता है किसके लिए? लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र होता है। और साथ ही में इसके प्रतीक की बात करेंगे तो उनके प्रतीकों के बारे में आपको बताना है कि जो आपका यहाँ पर एक्स कॉमा है, इसका क्या बताएंगे आप लोग? इसका बताएंगे इसके बारे में कि लेंस के प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी को हम लोग इसको प्रदर्शित करते हैं इससे। ठीक है, दूसरा आपका क्या है? इसमें एक्स है, तो एक्स के बारे में बताएंगे कि लेंस के द्वितीय फोकस से वस्तु की दूरी आपका क्या होता है? आपका एक्स होता है, केवल एक्स। और तीसरा आपका इसमें होता है एफ, और साथ ही में एफ कॉमा, इस प्रकार से आपका होता है। तो ये आपका लेंस की प्रथम व द्वितीय फोकस दूरी होती है। तो इस प्रकार से आपको ये समझना था। क्वेश्चन क्या था? किसी लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र लिखना था, प्रतीकों के अर्थ भी बताने थे। तो आप लोग उत्तर में बताया क्या? लेंस के फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र आपका हो जाएगा एक्स एक्स डैश एक्स एक्स कॉमा बराबर एफ एफ कॉमा, इस प्रकार से आपका था। एक्स कॉमा आपका हो जाएगा लेंस के प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी, और दूसरा आपका हो जाएगा एक्स आपका हो जाएगा लेंस के द्वितीय फोकस से वस्तु की दूरी, तीसरा आपका हो जाएगा एफ व एफ डैश आपका हो जाएगा कॉमा कि लेंस की प्रथम और द्वितीय फोकस दूरी। इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है, इसे भी आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है, किसी लेंस की फोकस दूरी किन किन बातों पर निर्भर करती है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि किसी लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो किन किन बातों पर निर्भर करेगी। उत्तर में आप बताएंगे पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र आपका होता है 1/f बराबर आपका n-1 ब्रैकेट में, और फिर ब्रैकेट में आपका होगा 1/r1 माइनस 1/r2। ये आपका सूत्र होता है पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर आपको क्या बताना था कि किसी लेंस की फोकस दूरी किन किन बातों पर निर्भर करेगी। तो आप यहाँ बताएंगे कि लेंस की फोकस दूरी लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं तथा लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक तथा प्रकाश के रंग पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? लेंस की फोकस दूरी लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं तथा लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक तथा प्रकाश के रंग पर निर्भर करती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी आपका होता है, याद कर लीजिए, सूत्र भी याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
फिर हम लोग क्या करेंगे, वीडियो को समाप्त करेंगे। यदि आपको यहाँ से वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और साथ ही में वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और भी अधिक लोग आ जाएं। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।